नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आज बात करेंगे पंचायत चुनाव की। हालांकि अभी चुनाव में लगभग 3 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन बीजेपी ने अभी से पंचायत चुनाव के मैदान में उतरने का फैसला कर लिया है और तैयारी तेज कर दी है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने परिवारवाद के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है। बीजेपी किसी भी मंत्री, विधायक या फिर सांसद के परिवार वालों को टिकट नहीं देगी। इस फैसले से बीजेपी एक तीर से 2 शिकार करना चाहती है। पहला ये कि कार्यकर्ता आगे आए, दूसरा परिवारवाद के खिलाफ अब विपक्ष को और ज्यादा घेरा जाए। लेकिन सवाल ये कि पंचायत में जीत के बाद ये फॉर्मूला क्या आने वाले चुनावों में भी लागू किया जाएगा? सवाल बहुत सारे हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी इस बार पंचायत चुनाव में ताल ठोकने के लिए तैयार है। यूपी में मार्च में पंचायत स्तर के चुनाव होने की पूरी संभावना है। इसके लिए बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। सीएम हाउस में हुई बैठक के बाद कार्यकर्ताओं को सरकार और संगठन से निर्देश मिल गया है कि सक्रियता बढ़ा दी जाए। चुनावों से पहले ही गांव-गांव में विधायक और सांसदों को कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करने का आदेश भी मिला है। साथ ही पार्टी ने यह भी साफ कर दिया कि किसी भी मंत्री, विधायक, सांसद के परिवार वालों को टिकट नहीं मिलेगा। यानी परिवारवाद पर भी बीजेपी ने चोट करने का प्लान बना लिया है। ये पूरी कवायद बीजेपी पंचायत में जीत के लिए कर रही है। देखिए, आगामी पंचायत चुनाव में लोकतंत्र में पंचायत ग्रास रूट का चुनाव माना जाता है और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने तय किया है कि हम अपने ग्रास रूट के वर्कर को चुनाव लड़ाएंगे। किसी नेता, सांसद, विधायक या किसी नेता के परिवार को नहीं। जो वहां उपयुक्त होगा, जो हमारे ग्रास रूट का वर्कर होगा, वो पंचायत का चुनाव लड़ेगा। पंचायत चुनाव में परिवारवाद से पार्टी दूर रहेगी। किसी के परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ेगा। बीजेपी परिवारवाद को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर पहले से निशाना साधती रही है। बीजेपी ने पंचायत में जीत का नया फॉर्मूला भी बनाया तो कांग्रेस ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया और कहा कि उपदेश देने के अलावा बीजेपी कुछ करती नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, पर भारतीय जनता पार्टी को मैं याद करा दूं कि इस समय पूरे देश में 64 विधायक ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों, मंत्रियों के लड़के हैं। पूरे देश में, हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसे 7 लोग हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का उपदेश देना और आचरण में, व्यवहार में लाना चीजें अलग अलग है। वो क्या कहते हैं, क्या करते हैं, उस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी करने का कांग्रेस का कोई मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो चुका है कि अब वो जिला पंचायत के चुनाव हारने वाली है। इसलिए वो समाज के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बातें कर रही है। सिर्फ वो हेडलाइन बनाना चाहती है। सभी जानते हैं भारतीय जनता पार्टी बोलती कुछ और है, करती कुछ और है। हर पार्टी पंचायत चुनाव में जीत के लिए कवायद कर रही है। पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी को बड़ी सफलता मिली थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने पंचायत में भी चुनौती देने की तैयारी की है। अब सवाल ये कि क्या बीजेपी का परिवारवाद पर प्रहार का प्लान जीत दिलाएगा? सवाल ये भी कि विपक्ष की तैयारी से बीजेपी कैसे निपटेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और सीधे रुख करेंगे तमाम खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं, पक्ष रखेंगे बीजेपी का। हमारे साथ विवेक साइलेस जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। के विक्रम राव साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर लंबा अनुभव है पत्रकारिता का। वीरेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, पूर्व में मंत्री रहे हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का यूपी मांगे उत्तर में। और पहला सवाल मेरा नवीन जी आपसे ही है, सर ये पंचायत तक सीमित रहेगा प्लान या फिर आगे भी लागू करेंगे? मृदुल जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी सच्चे अर्थों में लोकतांत्रिक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर परिवारवाद या वंशवाद जैसी कोई परंपरा नहीं है। हाँ, यह जरूर है कि कहीं आवश्यकता पड़ने पर किसी बड़े नेता के परिवार के किसी सदस्य ने भी अगर राजनीतिक क्षेत्र में काम किया है, उसका अनुभव है, तो उसको हमने टिकट दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है जैसा कांग्रेस में है कि सोनिया जी राहुल जी, सोनिया जी राहुल जी। समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह जी, अखिलेश यादव जी, शिवपाल जी, आदित्य जी, मायावती जी, उनके भतीजे जी, अजीत चौधरी, जयंत चौधरी। ऐसी हमारे यहाँ कोई परंपरा नहीं है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष तो छोड़िए, हमारे यहाँ जो बूथ स्तर तक के अध्यक्ष हैं, कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता है कि अगला अध्यक्ष कौन होगा,
किसी अध्यक्ष के परिवार का व्यक्ति नहीं हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी आगामी आने वाले पंचायत चुनाव में भी अपनी उसी शुचिता, उसी पारदर्शिता, उसी लोकतांत्रिक व्यवस्था का अनुपालन करेगी जैसा हम लोकसभा विधानसभा के चुनाव में करते हैं। पंचायत चुनाव में भी हमारा प्रयास है कि मैक्सिमम हमारा कार्यकर्ता ही लड़े। किन्हीं विशेष परिस्थितियों में कहीं किसी राजनीतिक व्यक्ति के परिवार का सदस्य भी अगर राजनीति में काम कर रहा है तो उसका काम करना कोई गुनाह नहीं है। अगर वो मेहनत कर रहा है, कार्यकर्ता है, तो हम उसको टिकट दे सकते हैं। लेकिन हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी कि हमारा जो कार्यकर्ता है उसको ही पंचायत चुनाव में हम टिकट दें। और रही बात तैयारी की बात, तो मृदुल जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा सेवा भाव से जनता के बीच में रहती है। हमें कोई तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होती है। कोई चुनाव होता है तो आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां पर दशकों से एक ही परिवार के सदस्य का कब्जा है पंचायत पर। आज भी ऐसे बहुत सारे गांव है सर। नहीं, निश्चित रूप से इसको ही, जहां कहीं ऐसा है उसको कम करने का ही इस बार हमारा प्रयास है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कल जो हमारे संगठन की प्रभारी राधा मोहन सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष जी और अन्य सभी बड़े नेताओं के साथ जो बैठक हुई, उसमें यही तय किया गया कि अधिक से अधिक, अधिकतम हम अपने कार्यकर्ताओं को ही टिकट दें। लेकिन कि कोई व्यक्ति अगर किसी परिवार का है, उसके परिवार के लोग राजनीति में, तो यह उसकी नेगेटिव नहीं होगी। कार्यकर्ता को ही हम देंगे, अधिक से अधिक कार्यकर्ता को देंगे। किसी राजनीतिक व्यक्ति के परिवार के किसी व्यक्ति को इस आधार पर, जैसे बिहार में लालू जी हटे तो उन्होंने अपने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया, हम ऐसा नहीं करने जा रहे हैं कि किसी के स्थान पर उसके परिवार के किसी व्यक्ति को लड़ा दें। ठीक है, मैं एक एक करके कमेंट ले लेता हूं। सबसे पहले मैं विवेक आपके पास आ रहा हूं, आप ठीक तरह से सुन पा रहे, उम्मीद करता हूं। पहला सवाल यही है, अगर बीजेपी कह रही है कि परिवारवाद को हम खत्म करना चाहते हैं तो अच्छी बात है सर, ये तो होना चाहिए। एक बार कोई बन जाए, फिर दूसरी बार वही बने, तीसरी बार भी वही बने, बदलाव होना चाहिए, मानते हैं आप? बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तक का जहां तक सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी में तो तमाम उदाहरण है परिवारवाद के। चाहे केंद्र सरकार में देख लीजिए, चाहे यहां उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार में देख लीजिए। जैसा कि मैं आपकी रिपोर्ट में देख रहा था, 64 विधायक और सांसद ऐसे हैं, या तो उनके भाई भतीजे सांसद विधायक हैं या तो उनके बेटे हैं। ये तो हाल है भारतीय जनता पार्टी को। कहते हैं हम परिवारवाद नहीं करते हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की है, जो उन्होंने कहा है कि भाई हम किसी भी इस तरह के बेटे या बच्चे को या किसी भाई भतीजे को हम नहीं लड़ाएंगे, आम कार्यकर्ताओं को लड़ाएंगे पंचायत में, तो क्या आम कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो पंचायत चुनाव के लिए हैं? क्या ये विधानसभा या लोकसभा चुनाव के लिए आम कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के नहीं आएंगे? ये भी एक सवाल है। खैर, ये तो भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, वो समझें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी क्या क्या मुद्दे लेके जाएगी। भारतीय जनता पार्टी से हमारा ये सवाल है, क्या वो स्वास्थ्य सेवा को लेके, विकास को लेके, कानून को व्यवस्था को लेके, रोजगार को लेके, महिलाओं की सुरक्षा को लेके, महंगाई को लेके, किसानों को लेके इस पे वोट मांगेगी या हिम्मत कर पाएगी जनता? विवेक जी, आपने पिछली मर्तबा लगभग 70 से 80% सीटों पर कब्जा किया था। इस बार लगता है कि बीजेपी चुनौती कड़ी देगी आपको, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चुनाव है जहां पर बीजेपी को सफलता मिल रही है लगातार। देखिए, अभी मैं बता दूं आपको और याद भी दिला दूं, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता नवीन जी बैठे हैं और हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, कि अभी जो एमएलसी का शिक्षक और स्नातक चुनाव हुआ है, वहां भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के क्षेत्र से वाराणसी से दोनों सीट हारी है। गोरखपुर आप हारे हैं, और बुंदेलखंड पे, जिसपे आप सबसे ज्यादा घमंड किया करते थे कि बुंदेलखंड को हमने बहुत ज्यादा डेवलप किया, वहां भी आप चुनाव हार गए हैं, क्योंकि ये पढ़े लिखों का चुनाव था। और सबसे बड़ी बात थी कि बैलेट वोट से, बैलेट से चुनाव हुआ था। इस वजह से मैं कह रहा हूं, जहां तक पंचायत चुनाव का सवाल है, तो वहां ज्यादातर लोग जो हैं वो किसानी से जुड़े हुए हैं, खेती से जुड़े हुए हैं। आज किसानों की क्या हाल है, आप ही की रिपोर्ट अभी देख रहा था मैं, कल 20,000 किसान जो है गाजियाबाद बॉर्डर पे जा रहा है। क्यों जा रहा है? आप कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज गुड, तो फिर किसानों को इतनी ठंड में गाजियाबाद बॉर्डर पे जाने? विवेक जी, मैं थोड़ा सा यहाँ पर सुधार करना चाहूंगा, सिर्फ थोड़ा सा सुधार करना चाहूंगा। जो 20,000 किसान कल जाने वाले हैं सर, वो कृषि कानून के समर्थन में जाने वाले हैं। ये मैंने अपनी रिपोर्ट में बताया था, हमारी हेडलाइन जो चली थी उसमें मैंने ये बताया था। नवीन जी जवाब देना चाह रहे हैं, उसके बाद वीरेंद्र जी आपके पास आऊंगा। नवीन जी, स्नातक में हार गए, पंचायत में कैसे जीतेंगे वो कह रहे हैं। मृदुल जी, देखिए मृदुल जी, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग स्वीकार कर सुधार करने में विश्वास रखते हैं। निश्चित रूप से आप देखिए 2017 की
प्रचंड जीत के बाद जब हम नूरपुर, फूलपुर, गोरखपुर के उपचुनाव हारे थे, हमने अपनी कमियों को सुधारा। उसका परिणाम रहा कि 2019 में जब सपा और बसपा मिलकर चुनाव लड़ी, तब भी हम लोकसभा में 80% सीट जीत के आए। तो जहां हमारी हार हुई है, हम उसको स्वीकार करेंगे, सुधार करेंगे। हम चुनाव आयोग, ईवीएम, इस पर आरोप नहीं लगाएंगे, हम किसी पर आरोप नहीं लगाएंगे, हम अपनी गलतियों को सुधारेंगे। रही बात, विवेक जी ने कहा कि आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। 2014 में केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी की और 17 में उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की भाजपा सरकारों ने जिस प्रकार से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आत्मनिर्भर गांव, गरीब किसान, नौजवान, बेरोजगार के लिए काम किया है, और लगातार 2014 से उत्तर प्रदेश की जनता ने इसको स्वीकार किया है, हम उसके आधार पर ही जाएंगे। अभी आप याद करिए, अभी 7 सीटों ये जो चुनाव है, समाजवादी ये जो चुनाव है, इसमें भी देखना होगा सर मुद्दे कौन से रहते हैं। मैं वीरेंद्र जी को भी चर्चा में ले आता हूं, फिर आपसे पूरा जवाब लूंगा नवीन जी में, क्योंकि कुछ सवाल वो भी करेंगे। नहीं, आपने जो बताया है, आपने जो मुद्दे बताए हैं उस पर आऊंगा मैं। पार्टी के प्रमुख ने कहा कि ये 7 सीटों के चुनाव सेमीफाइनल है, लेकिन जब 6 सीटें बीजेपी जीत गई तो वो सेमीफाइनल तो दूर, क्वार्टर फाइनल और प्री क्वार्टर फाइनल की भी बात नहीं की है। सवाल तो यही है कि कैसे चुनौती दी जाएगी, क्योंकि उपचुनावों में प्रचार के लिए नहीं पहुंचे, उस पर भी हम सवाल करेंगे। वीरेंद्र जी को मैं चर्चा में ले आता हूं, क्योंकि उनकी पार्टी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। वीरेंद्र जी, ये कहा जाता है कि जड़ का ये चुनाव होता है। आपका छोटा छोटा कार्यकर्ता जो है ब्लॉक लेवल, गांव, जिले, इस स्तर पर काम करता है और वो बड़ी मेहनत करता है इन चुनावों में। तो कांग्रेस कितनी तैयार है? बीजेपी ने तो कह दिया परिवारवाद नहीं चलेगा यहां पर। देखिए, एक तरीके से ये फर्जी एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का, जहां जनता का ध्यान दूसरी तरफ किसानों की समस्या और अन्य समस्याओं से ध्यान को हटाने के लिए इन्होंने एक नया नारा दे दिया। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने कहा कि हम उन लोगों को कंसीडर करेंगे जो नेताओं के लड़के हैं और कार्यकर्ता हैं, तो कार्यकर्ता बना करके वो किसी को भी चुनाव लड़ाएंगे, और ये सारी केवल एक प्रोपगंडा मात्र है, और इस पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई होने वाली नहीं है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, मैं इनके इस प्रोग्राम का स्वागत तब करूंगा जब ये विधायकी और सांसद के इलेक्शन में ये परिवारवाद के इस नारे को या इस कार्यक्रम को लागू करें कि किसी भी परिवार के सदस्य को जो है उसके परिवार वीरेंद्र जी कहीं से शुरुआत हुई है, अच्छा है, ऐसा होना चाहिए, टिकट आप मानते हैं? तो यदि करते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे कि उन्होंने ऐसा किया। केवल नारा दे करके, केवल एक प्रोपगंडा खड़ा करने के लिए यदि इस विषय को लाना चाहते हैं कि लोगों का ध्यान हट करके अब चर्चा इसी बात पे हो कि भारतीय जनता पार्टी जो है पंचायत के इलेक्शन में वो परिवारवाद के लिए नहीं करेगा, तो सवाल दो उठते हैं। पहला सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी 80 के दशक की इसकी पैदाइश है, और अभी इस लायक जो पुराने नेता हैं उनके बच्चे तो आ गए हैं राजनीति में, लेकिन अभी जैसे जैसे ये पुरानी होगी इसके सारे नारे ध्वस्त हो जाएंगे और परिवारवाद ही इनका आएगा, और इसमें कतई दो राय नहीं है। वीरेंद्र जी, मैं उम्मीद कर रहा था आप मुझे कांग्रेस की तैयारी बताएंगे और लोगों का ध्यान, क्योंकि मैंने आपसे यही सवाल किया था, कांग्रेस कितनी तैयार है इसके लिए। हम कांग्रेस की तैयारी बता रहे हैं। कांग्रेस के सुनिए मृदुल जी, कांग्रेस के कार्यकर्ता गांव-गांव में संगठन के रूप में तैयार हुए हैं, हमारे कार्यकर्ता लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी हमारे नेतृत्व की तरफ से इस तरीके का अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है कि हम पार्टी की तरफ से सिंबल के ऊपर जो वही मैं पूछ रहा था, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई ऐलान नहीं है, लेकिन बीजेपी ने ताल ठोक दिया। मैं के विक्रम राव साहब से कमेंट ले लेता हूं, उसके बाद हम ब्रेक पर जाएंगे। के विक्रम राव साहब, आपने बहुत सारे पंचायत चुनाव देखे होंगे, लेकिन ये चुनाव थोड़ा सा दिलचस्प भी हो सकता है, क्योंकि बीजेपी मैदान में उतर आई है और बीजेपी ने शुरू से ये कहा है कि हमारे लिए हर चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण होता है। हमने अभी हैदराबाद का निकाय चुनाव भी देखा। क्या आपको लगता है कि बीजेपी के मैदान में उतरने से जो पार्टियां मैदान में उतरेंगी उनकी मुश्किल खड़ी हो जाएगी और ये परिवारवाद का फॉर्मूला काम करेगा? व्यापक दृष्टि अपनाए हम लोग, परिवारवाद को चुनाव से दूर रखना एक आदर्श है, और ये आदर्श केवल एक चुनाव एक पार्टी तक ही सीमित क्यों रहे, विधानसभा संसद सब में लागू हो, ये हर पार्टी इसको अपनाए
और यूपी गांधी और सरदार पटेल देश के नेता थे, उनके जीवित रहते उनका परिवार का कोई आदमी राजनीति में नहीं आया, कहीं चुनाव नहीं लड़ा। राजमोहन गांधी को विश्वनाथ प्रताप सिंह लेके आए थे अमेठी में राजीव गांधी के खिलाफ, महात्मा गांधी की निधन के 50 साल बाद। कोई दोनों नेता का आदर्श है सरदार पटेल गांधी, क्यों नहीं सारी पार्टियां उनको मानती है? बीजेपी मानती है सरदार पटेल को। तो ये सिद्धांत परिवारवाद नहीं होना चाहिए, ये एक गायत्री मंत्र, एक बाइबल की तरह हर एक को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन ये पार्टियां नहीं करेंगी क्योंकि अवसरवादी है, जानबूझ के उनकी राशि खर्च करेगी अपने संबंधी पर, इसीलिए सारी दुर्दिन सारी बुरी बातें हो रही है। आदर्श हो जाएगा भारत, जिस दिन तय हो जाएगा कि भाई भतीजा बेटा बहन कोई नहीं आ रहा है चुनाव में। कौन सी पार्टियां? मेरे पास पूरी चुनाव आयोग की रपट नहीं पड़ी है, जी कृष्णमूर्ति की रपट पड़ी है, महाराष्ट्र लेकर। महाराष्ट्र में 3 भाई ठाकरे, उनके बेटे के बेटे सभी विधानसभा में चलते गए, क्यों? और कोई काबिल आदमी नहीं मिला। और वो पार्टी कार्यकर्ता जो जान देता है, आप नेताओं के लड़ता है, टिकट देते समय आप भूल जाते हो इसको। ये शर्म की कृतज्ञता की बात नहीं है ये। तो अगर भारतीय जनता पार्टी कथनी अंतर नहीं करती है, इसको लागू करती है, तो ये बहुत बड़ा तमाचा होगा उन पार्टियों पर जो अवसरवादी है, भाई ब्रेक टिकट देती है। मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी आधा चुनाव को जीत जाएगी अगर ईमानदारी से, नैतिकता से इस सिद्धांत को लागू करे। बाकी सारी पार्टियां एक्सपोज जाएंगी, उनके सब अभियान का कारण बन जाएगा। देखिए हमने नहीं किया है, बिल्कुल। और ये हम उम्मीद भी करते हैं, क्योंकि अभी तो कहा गया है, लेकिन अभी पंचायत चुनाव में थोड़ा सा वक्त है, उस तक क्या और तैयारी होगी, क्या ये प्लान सफल वाकई हो पाएगा, जमीन पर उतर पाएगा? किधर रुख करेंगे? नवीन जी, मैं पहले आपके पास से आ रहा हूं, क्योंकि के विक्रम राव साहब ने ब्रेक से पहले कहा कि ये सभी पार्टियां अगर करती हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप पर यही सवाल पूछा जा रहा है कि आप सिर्फ बातें करेंगे या जमीन पर भी उतारेंगे? इस पर दोनों पार्टियों की नजर है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से मृदुल जी, हमने लगातार इस प्रकार के काम किए हैं। हमने कभी परिवारवाद और वंशवाद को बढ़ावा नहीं दिया। अभी देखिए, हमारे वीरेंद्र सिंह जी इस बात की चर्चा कर रहे थे कि कांग्रेस से अभी आला कमान से निर्देश नहीं आएगा तो हम तैयारी करेंगे, लेकिन इनका आला कमान तो अभी इसमें उलझा हुआ है कि सोनिया जी के बाद अध्यक्ष कौन? राहुल जी। एक धड़ा चाहता है कि राहुल जी न बने, कोई तीसरा बने, और एक धड़ा चाहता है कि राहुल जी बने। तो वंशवाद है क्या, यही समझना पड़ेगा। परिवारवाद क्या है, यही समझना पड़ेगा। क्या भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र देव सिंह अध्यक्ष हैं, उनका बेटा अध्यक्ष हो जाएगा? या आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा साहब है, क्या उनका बेटा अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएगा? 100% का सकता नहीं है। लेकिन इस बात की कोई गारंटी दे सकता है क्या कि कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी नहीं होंगे, कोई तीसरा व्यक्ति होगा, प्रियंका गांधी को छोड़कर कोई चौथा व्यक्ति होगा? या समाजवादी पार्टी में? लेकिन नवीन जी, आप तो कांग्रेस मुक्त भारत चाहते थे ना, फिर आपको इतनी चिंता क्यों हो रही? असली परिवारवाद है, यही वंशवाद है। सर, इतनी चिंता क्यों हो रही है? आप तो कांग्रेस मुक्त भारत चाहते थे। नहीं, हम चिंता नहीं कर रहे हैं। अभी वीरेंद्र सिंह जी ने कहा, वीरेंद्र सिंह जी वरिष्ठ व्यक्ति हैं। हाँ, वीरेंद्र सिंह जी वरिष्ठ व्यक्ति हैं, मंत्री रहे हैं, बहुत सारी जानकारी है इनको। अब उस दल में है तो उस दल की पक्ष तो रखना उनको। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, आपकी बात पर कुछ कहना चाह रहे हैं, इसके बाद विवेक जी के पास जाऊंगा। कहिए वीरेंद्र जी, पार्टी शुरुआत करे भारतीय। आपकी बात पर कुछ कह रहे हैं वो? जी जी, निश्चित। कहिए वीरेंद्र जी। मैं नवीन जी से ये कहना चाहता हूं, मृदुल जी, एक भी उदाहरण किसी पार्टी के अध्यक्ष का बता दें कि जिसके परिवार के 3 सदस्यों ने अपनी कुर्बानी दी हो। भाई जब आता है तब गांधी परिवार के ऊपर उंगली उठाते हैं परिवारवाद को लेकर, लेकिन इस बात पर कभी चर्चा नहीं करते कि उस परिवार के 3 सदस्य आतंकवादियों के द्वारा इसी देश के लिए कुर्बान हो गए, और उसको एक परिवारवाद में लेकर के उनकी कुर्बानी को हल्का कर देते हैं। जबकि इसके विपरीत मैं आपको बता दूं कि तमाम ऐसे बड़े नेता हैं, राजनाथ सिंह हैं, वसुंधरा राजे हैं, गोपीनाथ मुंडे हैं, कल्याण सिंह है, सुषमा स्वराज है, रमन सिंह है, देवेंद्र प्रधान जी हैं, विजय राजे सिंधिया जी हैं, राम कुमार धूमल जी हैं, प्रमोद महाजन जी हैं, BS येदियुरप्पा, हम कितने लोगों का नाम बताएं जिनके परिवार के सदस्य या तो मंत्री हैं, विधायक हैं और सांसद हैं, इन्हीं लोगों ने टिकट दिया है। सवाल यह है कि मलाई ये लोग खाएं और छाछ जो है कार्यकर्ताओं के लिए छोड़ दें कि नहीं, हम जो है
पंचायत के चुनाव में किसी विधायक या किसी राजनेता के परिवार को नहीं देंगे। तो ये सब समझते हैं। लेकिन अब तो पंचायत का सीधा पैसा जाता है ना सर, पार्टी के कार्यकर्ता अब तो पंचायत में जो विकास का पैसा जाता है वो तो सीधा जाता है, तो ये मलाई कैसे खाएंगे? ये एक छलावा मात्र है और मुद्दे से हटाने का है। ठीक, नवीन जी बात कहिए, विवेक जी इंतजार कर रहे हैं। और छलावा है और भारतीय जनता नवीन जी कहिए, पार्टी छोटा छलावा कमेंट रखिएगा प्लीज। कुछ नहीं करती। मृदुल जी, बीरेन जी ने बहुत अच्छी बात की, मैं बड़े इनका प्रशंसक हूं। बड़े ईमानदारी से इन्होंने स्वीकार किया कि राजनीति में कांग्रेस का क्या उद्देश्य है, मलाई खाना, यह कांग्रेस का उद्देश्य है। सत्ता में आके मलाई खाना इनका उद्देश्य है। भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य समाज की सेवा करना है, समाज के अंतिम व्यक्ति के विकास के लक्ष्य को लेकर काम करना है। वह चाहे हम ग्राम प्रधान होकर करें या देश के प्रधान सेवक होकर करें, हमारा लक्ष्य समाज की सेवा करना है। आपका लक्ष्य है मलाई खाना, इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, मैंने फिर कहा, फिर से इसको वीरेंद्र जी समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का जो सत्ता का केंद्र है वह किसी परिवार के हाथ में नहीं है, जैसा आपके है। अगर हमारे, मैंने पहले भी कहा, अगर हमारे पार्टी के किसी भी नेता का बेटा योग्य है, राजनीति में काम कर रहा है, तो उसको टिकट देंगे, लेकिन उसको हम अध्यक्ष बना देंगे, ऐसा नहीं है जैसा आपके अंदर है। और आपकी मैं प्रशंसा करूंगा कि कांग्रेस के चाल चरित्र को आपने उजागर किया, बहुत ईमानदारी से उजागर किया कि कांग्रेस के लिए सत्ता का मतलब सिर्फ मलाई खाना है। कांग्रेस में जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनका उद्देश्य सिर्फ अपना और अपनों का विकास करना है, सत्ता की मलाई खा के भारतीय जनता पार्टी का यह उद्देश्य नहीं है। हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय को मानने वाले लोग हैं, समाज के अंतिम व्यक्ति के विकास के लक्ष्य को लेकर काम करते हैं। हम सेवा भाव से करते हैं, हम चाहे साधारण कार्यकर्ता के रूप में हो, हम ग्राम प्रधान के रूप में हो या प्रधान सेवक के रूप में हो, हम ठीक है। मैं वापस पंचायत तरह से, क्योंकि विवेक साइलस जी की पार्टी इन चुनावों में, पिछली बार जो चुनाव हुए थे बहुत बड़ी जीत के साथ मैदान में उतरी थी, लेकिन तब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। विवेक जी, अब स्थितियां बदल गई हैं। उपचुनावों में आपके प्रत्याशी कहते हैं अखिलेश यादव अगर प्रचार के लिए आते तो बहुत अच्छा होता, फिर पंचायत चुनाव पर कैसे लड़ेंगे आप? कैसी तैयारी है आपकी? देखिए, समाजवादी पार्टी हर तरह से तैयार है और समाजवादी पार्टी ने जो प्रदर्शन पिछली बार किया था उसको दोहराएगी नहीं, बल्कि उससे बेहतर प्रदर्शन करेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं गांव से जुड़ा हुआ है और पंचायत चुनाव बेसिकली जो होते हैं गांव के ही होते हैं। अभी नवीन जी ने समाज सेवा की बात की कि भारतीय जनता पार्टी जो समाज सेवा के लिए आई है, तो बेरोजगारी का वो आलम है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पे राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया गया था, इसी उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में। और मलाई खाने की बात है तो जो घोटाले आपके यहाँ नवीन जी हुए हैं, बच्चों के फर्नीचर तक के बाल विकास पुष्टाहार से लेके 35 करोड़ की जो जाति धर्म पद मजहब किताबें हैं आपके नेताओं ने मेरठ में छाप के बेच दी है। कोरोना में आप आने के बाद राजनीतिक रूप से बेरोजगार होगा, गाड़ियों में पकड़े वीरेंद्र सिंह जी के शब्दों में सत्ता की मलाई को आपने छोड़ा। ऐसे बेरोजगार लोगों नहीं मनाया था साइलेंस जी। आप एक मिनट रुक जाइए ना नवीन जी, मैं बोल रहा था क्या? विवेक साइलेंस जी, गई बात आप ऐसे ही आपके पार्टी ऐसे जो राजनीतिक मिला गए केंद्र में जब से मोदी जी की मिला गए नवीन जी, समझ में आ गया, मिला गया सत्ता के मलाई खाना चाहते थे। किट पे घोटाला करने वाली पार्टी यहाँ बात करेगी। आप लोग को बेरोजगार किसने किया है? तक आपने नहीं छोड़ी, जहां लोगों को जीवन की मामला था वहां नहीं छोड़ा। बेरोजगार बिजली के मीटर घोटाला आप नहीं किया। 90,000 करोड़ आज श्रीकांत शर्मा ने कहा के लिए 90,000 करोड़ की समर्पण घाटे में बिजली विभाग उत्तर प्रदेश में चल रहा है। तब तक आप बेरोजगार ही आप लोगों ने नहीं छोड़े। मलाई आप खाते हैं बैठ के, आपकी जाति मलाई आप खाते हैं, जहरीली शराब आप पिघलाते हैं, आपको सरकारी ठेकों से जहरीली शराब पिघवाने वाले लोग कितना मलाई खाते हैं आप बता दीजिए, स्वयं कर दीजिए। आपके नेता आप लोग राजनीतिक ठग हैं, ठग 6-7 चुनाव है, ठग है, चुनाव सेमीफाइनल है, जब उपचुनाव में 6 सीट हार गए, जहरीली शराब पिघलाने वाले लोग। देखिए घोटालों की जांच होगी, जो पैसा घोटालों की जांच होगी, हालांकि मोदी जी जो भी दोषी होगा वो सामने आएगा। एक मिनट सर विवेक जी और नवीन जी, मेरी बात तो सुनिए, कम से कम मेरी बात तो सुनिए सर। अगर कोई घोटाला होता है तो उसका सीधा असर आम आदमी की जिंदगी से जुड़ा हुआ होता है। अगर पीपीई किट की बात कर रहे हैं तो स्वास्थ्य व्यवस्था में इतना उलझा हुआ है सिस्टम, और उस बीच अगर ये घोटाला हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि आम आदमी तक इसका असर जाएगा।
अगर ये असर जाता है तो क्या चुनावों में हमें उसके परिणाम देखने को मिलेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उससे पहले एक व्यवस्था और है पंचायतों की, क्योंकि यहां पर बार बार एक बात आ रही है, वीरेंद्र जी ने भी बात कही, के विक्रम राव साहब और साइलस जी ने भी ये बात कही, नवीन जी भी कह रहे हैं, क्या वाकई पंचायत जिस हिसाब से पहले मलाईदार मानी जाती थी, क्या अभी भी वैसी स्थिति है या अब बदली है? क्योंकि बीजेपी तो बदलाव का दावा करती है। के विक्रम राव साहब, सर आपसे है मेरा क्वेश्चन। रिपीट कीजिए, रिपीट कीजिए। मैं यही बोल रहा हूं सर, पंचायत में मलाईदार विभाग की बात की जा रही है कि पंचायत मलाईदार होती है, पैसा मिलता है और यही कोशिश रहती है, लेकिन आज की स्थिति क्या इससे उलट है? हाँ बिल्कुल स्वाभाविक है, अब आकर्षण कम हो गया है। आकर्षण होता था जहाँ कुछ मिलता था, आज वो बात रुक जाएगी तो नहीं होगा। जैसे राजीव गांधी की सुंदर बात कही थी कि 15% ही पहुंचता है, याद रखिए, ये बहुत दुखद बात कही थी, एक ट्रैजिक असर था ये। अब कम से कम 50 से ज्यादा पहुंच जाएगा, लेकिन फिर भी खर्च पर जब तक नियंत्रण नहीं होगा तब तक कहा नहीं जा सकता कितना पैसा कहाँ कैसे खर्च हुआ। यही बात हमेशा कही जाती थी, लोहिया ने भी कहा था कि खर्च पर नियंत्रण हो। बजट तो हो गया, 100 रुपया आ गया, आपने 80% खर्च किया किसी अरे गहरे चीजों पर, तो जनता को क्या मिला, गांव वालों को क्या मिला? तो फिर से सोचना पड़ेगा कि क्या प्रॉपर ऑडिटिंग होगी। पंचायत में जितना भी नियंत्रण हो, जितना भ्रष्टाचार लोगों की कोशिश करे, जब तक खर्च पर नियंत्रण नहीं होगा मेरे ख्याल से कोई लाभ नहीं होगा। यही बात पंचायत से उठ के संसद तक जानी चाहिए, जिसके चारों स्तंभ है, चारों स्तंभ के जो खर्चेले होते हैं उस पर ये लागू होना चाहिए। नहीं तो मेरे ख्याल से कागजी हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा, सिर्फ एक फितरती बातें होने लगेगी। मैं तो मान के चलता हूँ शुरुआत बड़ी अच्छी हुई है, पंचायत के पैसे का खर्चे का हिसाब मांगा जा रहा है, ठीक है, यही चीजें आगे बढ़े। लेकिन परिवार की बात जो कही मृदुल जी आपने, वो बहुत ही गंभीर है, वो यही नहीं संसद तक जानी चाहिए। बिल्कुल सर, हमने तो पहला सवाल यही किया था। एक मेरा और सवाल है के विक्रम राव साहब आपसे, उसके बाद मैं नवीन जी से सवाल लूंगा, क्योंकि बीजेपी ने प्लान बना लिया है अब पंचायत का चुनाव कितना अहम हो जाता है पार्टियों के लिए, क्योंकि 2022 का चुनाव भी है। यहां से एक संगठन में करंट सा दौड़ सकता है अगर कोई पार्टी पूरी तरीके से मैदान में उतर जाए तो। बिल्कुल बहुत सही कहा आपने, ये एक नमूना पेश होगा। ये देश उदाहरणों से चलता है, भोगी नहीं, त्यागी हमेशा माना जाता है। अगर कोई पार्टी त्याग करती है और उसका उदाहरण जाएगा और जगहों में, और सारी पार्टियां शर्म करेंगी कि देखो फलाना पार्टी ईमानदारी से काम कर रही है, हमें जब भी भ्रष्टाचार कुछ तो काटे। तो बहुत अच्छी शुरुआत है और मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी देर आए दुरुस्त आए, बुद्धि आई, अच्छा क्या लोग, क्योंकि ये तो हमेशा बड़े लोग या अमीरों की पार्टी मानी जाती थी, ये संपन्न लोगों की पार्टी। लेकिन अब अगर ये करती है कि भ्रष्टाचार कम होगा, परिवारवाद नहीं चलेगा, तो बहुत बड़ा तमाशा मारेगी भारतीय जनता पार्टी बाकी पार्टियों पर जो परिवारवाद को प्रोत्साहित करते आए हैं और बदनाम है परिवारवाद के लिए। मैं सीधे रुख करूंगा वीरेंद्र जी का, उसके बाद नवीन जी आपसे सवाल लूंगा। वीरेंद्र जी, क्या ये आपकी, हालांकि अभी आपने तैयारी नहीं की है पंचायत में उतरने की, क्या आपके लिए मुश्किल खड़ी करेगा ये फैसला? जी नहीं, कतई मुश्किल नहीं करेगा। हमारे गांव-गांव में कार्यकर्ता तैयार हैं और प्रियंका जी ने उत्तर प्रदेश में गांव तक संगठन बना लिया है और संगठन अपने स्तर पर अपने तरीके से काम कर रहा है। लेकिन अभी हमारी पार्टी ने ये नहीं तय कर लिया कि पंचायत का इलेक्शन हम सिंबल पे लड़ेंगे कांग्रेस के या समर्थन पे लड़ाएंगे। जिस दिन ये तय हो जाएगा, कार्यकर्ता पूरी तरीके से तैयार है और वो गांव स्तर पे लड़ाई लड़ेगा। हमें कार्यकर्ता खोजने की जरूरत नहीं है, हर गांव में कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और वो कार्यकर्ता मुस्तैदी के साथ तैनात है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, वो केवल प्रोपेगेंडा के लिए करती है। ये नवीन जी प्रोपेगेंडा है या आपका आगे भी चलेगा? ये सिर्फ आपका प्रोपेगेंडा है क्या नवीन जी? ये केवल प्रोपेगेंडा है।
मृदुल जी, देखिए अभी माननीय मोदी जी की सरकार ने जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में धारा 370 सीए पर निर्णय लिया, जिस प्रकार से किसान अध्यादेश लाए हम, उसके बाद लद्दाख से लगाए कन्याकुमारी तक, नागालैंड से लगाए गुजरात तक, लगातार चाहे वो ग्राम पंचायत के चुनाव हो, जिला पंचायत के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के, अभी देखिए 59 सीटों पर पूरे देश में विधानसभा के उपचुनाव हुए थे, जिसमें 41 पर भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई है। उत्तर प्रदेश की 7 में से हमने 6 विधानसभा सीटें जीती। हम लगातार अपनी रीति नीति को लेकर जनता के बीच समर्पण के भाव से हैं और जनता सबसे बड़ी अदालत है, जनता उसको स्वीकार कर रही है। पूरे देश में आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की, और जहां भी हमारी राज्यों में सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में या अन्य राज्यों में जहां पर भी वह जिस प्रकार से काम कर रही है उसको जनता स्वीकार कर रही है। रही पंचायत चुनाव की बात, तो मृदुल जी देखिए, पंचायत का पहला जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो हमारे किसान भाई हैं, और किसानों के लिए मैं उसी पर आ रहा था, क्योंकि किसान तो अभी कई सारे सड़कों पर हैं नवीन जी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं। नहीं, मैं मृदुल जी वही बताना चाह रहा हूं कि विक्रम राव साहब ने कहा कि केंद्र से 1 रुपया चलता था, 15 पैसा पहुंचता था, लेकिन मोदी जी ने जब 30 करोड़ जनधन खाते खुलवाए, जब सारी योजनाओं का लाभ सीधे लोगों के खाते में जाने लगा, उससे भ्रष्टाचार में बहुत कमी हुई। और देश का किसान आज 3 महीने से अधिक हो गए किसान जो बिल आए हैं उसके, और उन बिल आने के बाद देश की, मैंने बताया ना, 59 विधानसभाओं के उपचुनाव हुए पूरे देश में, जिसमें 41 में भारतीय जनता पार्टी को विजय हुई। कश्मीर से लगाए कन्याकुमारी तक, नागालैंड से लगाए गुजरात तक। फिर आप कैसे कहते हैं कौन नाराज है? चंद लोग, जैसा अभी साइलस साहब ने कहा कि बेरोजगार, निश्चित रूप से जो लोग अब तक इस देश में जाति धर्म पंथ मजहब और तुष्टिकरण के नाम पर राजनीति करके रोजगार पाए हुए थे, उनको इस देश की जनता ने बेरोजगार कर दिया है और इनको अब कोई रोजगार नहीं मिलने वाला है। पंचायत चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी अपने सिंबल पर केंद्र की मोदी एक मिनट आपने विवेक जी की पार्टी का जिक्र किया। विवेक जी कुछ कहना भी चाहते हैं। एक सवाल विवेक जी जोड़ देता हूं मैं। 80%, लगभग 70 से 80% आप सीट जीते थे, मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया है। क्या अब आपके लिए चुनौती यह होगी कि उन सीटों को बचाए रखना है? जी। क्योंकि स्थितियां जो हैं वो समाजवादी पार्टी के फेवर में जाती हुई नजर नहीं आ रही हैं, ऐसे आरोप लग रहे हैं जमीन पर। देखिए मृदुल जी, मैंने अभी बताया, ये सारी चर्चाएं करते हैं, उपचुनाव की चर्चाएं करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की जो सीट दोनों ये हार के आ रहे हैं, अभी ताजा हार के आ रहे हैं, शिक्षक स्नातक एमएलसी वाले, उसकी कभी चर्चा नहीं करते हैं क्योंकि इनको शर्म लगती होगी कहीं ना कहीं। ये सब इवेंट मैनेजमेंट करते हैं। आप देखिए, इन्वेस्टमेंट समिट हुआ यहाँ पर, 3 लाख करोड़ आएंगे, उत्तर प्रदेश खुशहाल हो जाएगा। तो उसको स्वीकार करते हैं, शर्म आप लोग को चाहिए। कितना इन्वेस्टमेंट आ गया नवीन जी? अरे यार नवीन जी रुक जाया करिए ना, मैं आपके बीच में बोलता हूँ क्या? ऐसे डिबेट होती है क्या? तो ईवीएम खराब हो जाती है। कम से कम कुछ तो लिहाज रखा करिए ना नवीन जी। नवीन जी एक सेकंड, नवीन जी कम से कम कुछ तो लिहाज रखा करिए ना। सुधार करते हैं। एक सेकंड नवीन जी, मैं मौका दूंगा, देखिए मैं मौका दूंगा आपको। इस तरह से डिबेट नहीं होगी। सुधार करते हैं कि क्या करते हैं आप समझिए, आपका काम जाने, आपकी पार्टी जाने, हमसे क्या मतलब है? हार जाते हैं तो कहते हैं कि आप कहां सुधार कर रहे हैं, आप समझिए। नवीन जी एक सेकंड मेरी बात तो सुनिए हम जानते हैं सर। एक आपसे पूछ लिया प्रमाण लेने की, हमको मैं यही कह रहा हूं ना नवीन जी, मेरी बात सुनिए एक सेकंड। सर नवीन जी मैं आ रहा हूं, जवाब देने का मौका दूंगा आपको। पहले वो अपना कंप्लीट कर लें जवाब, फिर आपके पास आऊंगा मैं। कहिए विवेक जी। ये सिर्फ ध्यान भटकाने वाली बात है। इन्वेस्टमेंट समिट का वही हाल था, 3 लाख करोड़ आ रहे हैं। डिफेंस एक्सपो हुआ, पता नहीं कितने लाख करोड़ आ रहे हैं, सब सही हो जाएगा। कोरोना में 1 करोड़ नौकरी दे रहे थे, फिल्म सिटी बना रहे हैं, सिटी बैंक ले आए। ये सब कुछ नहीं है। हकीकत यह है कि इनके मंत्री और इनके प्रवक्ता जो किसानों को गुंडा और आतंकवादी कहते हैं, खुलेआम टीवी पे कहते हैं, उस पर इन लोग चर्चा नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। और जितने भी इन लोगों ने वादे किए थे, किसान विकास फंड लाने के लिए कहा था 2017 के मैनिफेस्टो में, क्या लेकर आए? किसान विकास फंड 20,000 करोड़ का बिल्कुल नहीं लेकर आए। देखिए, यहां बैठ के बात करने से फायदा नहीं है। आप लोग जो है उस शिखर अग्रवाल, क्या पंचायत चुनाव में आप इन्हीं मुद्दों के साथ मैदान में उतरेंगे विवेक जी? पदाधिकारी क्या पंचायत चुनाव में आप इन्हीं मुद्दों के साथ जाएंगे? देखिए समाजवादी पार्टी के जो मुद्दे हैं वो विकास को लेके है, 2017 में भी थे, आगे भी रहेंगे। लेकिन सवाल यह है, क्या इन मुद्दों को लेके भारतीय जनता पार्टी जाएगी? इनको तो ईद, दिवाली, शमशान, कब्रिस्तान, अली, बजरंग बली और बजरंग बली की जाति बताने के सिवा इनके पास है क्या? बहुत होगा पाकिस्तान या राष्ट्रवाद पे चले जाएंगे। 5वां मुद्दा बता दें नवीन जी,
हिम्मत बताइए ही नहीं नवीन पड़ेगी जी। क्योंकि काम ही नहीं किया है कुछ, सिर्फ सपा के कामों का फीता काटा है। बताइए। सिर्फ सपा, मैं गिना दूं 1 से लेकर 10 काम गिना दूं, सिर्फ फीता काटने का काम किया आप 2012 लोगों में ने। मृदुल जी 2012 में समाजवादी पार्टी 230 सीटें जीत के पूर्ण बहुमत से आई थी और इनके जो तथाकथित विकास पुरुष है, इनका तथाकथित विकास इतना मजबूत था कि 2017 आते आते इनको 25 साल यूपी बिहार का नारा देने वाले राहुल गांधी के साथ मिलकर लड़ना पड़ा और 230 से घट के 47 पर आ गए। 2019 से बुआ जी के साथ मिलकर लड़े। क्या स्थिति हुई सामने है। इनका विकास जो था वह सब लोग जान रहे हैं कि वह सिर्फ अपना और अपनों का विकास था। भर्तियां इन्होंने की, चुनाव इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि सारे भर्ती आयोग एक जाति विशेष के आयोग है। अपराधियों की बात करेंगे, सारे अपराधियों के खिलाफ जब हम कार्रवाई कर रहे हैं तो इनकी बेचैनी हो रही है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है सिवाय चुनाव हार गए तो ईवीएम और चुनाव आयोग को कोसने के। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अभी चुनाव अगर जीत जाएंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा, चुनाव हार गए तो कुछ नहीं। हकीकत यह है कि चैरिटी बिगेन्स होम कि ये पालन करते हैं। अच्छे काम की शुरुआत घर से, यानी विकास करना है तो अपने घर से शुरू करो। अपने करीबी रिश्तेदारों को उनको अरबपति खरबपति बना दो। गांव का विकास शुरू करना है तो अपने सफाई गांव में नहीं आना चाहता। नहीं, मैं सर आपको समय दूंगा, आपको समय दूंगा मैं जवाब देने का। इनके इस विकास को उत्तर प्रदेश की जनता ठीक है। वो कुछ कहना चाह रहे हैं सर, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, वो बीच में नहीं बोले, उन्होंने ठीक किया। कहिए विवेक जी, आप कहिए, उसके बाद में वीरेंद्र जी और आखिरी सवाल लूंगा के विक्रम राव साहब से। देखिए जी देखिए, मैं जैसे पहले कह रहा था, उम्मीद है कि नवीन जी बीच में नहीं आएंगे क्योंकि इनको झल्लाहट होने लगती है जब हम बोलने लगते हैं। इन्होंने सिर्फ समाजवादी पार्टी का जो किया हुआ काम है उसका फीता काटने की जरूरत है। मैं कुछ उदाहरण दे देता हूं। चाहे लखनऊ मेट्रो आप देख लीजिए, एक्सप्रेसवे देख लीजिए, अस्पताल देख लीजिए, मेडिकल कॉलेज देख लीजिए, किसान बाजार देख लीजिए, कामधेनु योजना देख लीजिए, मेदांता अस्पताल देख लीजिए। आप दोनों को मैं एक बात बता दूं, मायावती कहती है कि आपने भी उनके काम का फीता काटने का काम किया है। उसको जनता ठुकरा। साइलस जी, मायावती कहती है कि आपने उनके काम का फीता काटा और बीजेपी पर आप आरोप लगा रहे हैं कि आपके काम का फीता काटा। ये काम कर कौन रहा है उत्तर प्रदेश में? मायावती ही कर रही है क्या? उन्होंने तो ये दावा कर दिया। प्रवक्ता यहाँ बैठे होते तो हम उनसे उदाहरण ले लेते। प्रवक्ता तो आते ही नहीं है ना सर, उनके सिर्फ ट्वीट, तो उनसे हम उदाहरण ले लेते कि हमने कौन सा फीता काटा उनको। उनका तो सिर्फ ट्वीट आया, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि हमें ही नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि सभी लोग काम का क्रेडिट लेना चाहते हैं। के विक्रम राव साहब, जो लोग शहीद सुबोध सिंह के हत्यारे थे, मैं सिर्फ एक बात विवेक साइलस जी से पूछना चाहता हूं कि आप जिस प्रकार से आप और आपके नेता अपने विकास की गिनती गिनाते हैं, तो क्या आपके विकास और आपके विकास की गिनती को उत्तर प्रदेश की जनता ने क्यों ठुकरा दिया? आपको ऐसी कौन सी परिस्थिति आई कि 230 सीटें आप जीत के आए थे 2012 में? नहीं सर, देखिए कई जगह पर सर नवीन जी एक सेकंड, कई जगह पर स्थितियां बदली हैं। उन्होंने काम नहीं किया तो आपको मौका मिला है। अब आप पंचायत में उतरने की तैयारी में हैं। वीरेंद्र सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं। वीरेंद्र सिंह जी बहुत छोटा रखिएगा, सवाल लेना है मुझे के विक्रम राव साहब से। कहिए सर, 30 सेकंड है आपके पास। देखिए, मेरा मानना है कि जब किसी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी फंसती है, जैसे आज किसान के मुद्दे पर फंसी है, तो एक नैरेटिव क्रिएट करने के लिए पंचायत की बात कर रही है। अभी आपने पिछले कुछ दिनों पहले देखा था, इन्होंने हाथरस वाले कांड में इतना पुरजोर तरीके से जो है कि उस पीड़िता को जो है दबाने का काम किया और उसके शव को जला दिया और तरह तरह के उस समय जो है कि ये अफवाहें फैला दी। यहां तक कि उन्होंने अपने डीएम के पक्ष में कोर्ट में भी एफिडेविट दे दिया, लेकिन सीबीआई ने चार्जशीट दायर कर दी और उस पर अब चर्चा भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं करेंगे। इसी तरीके से किसान आज सड़कों पे है। आज 24-25 दिन होने जा रहे हैं, ठंड से 2500 किसान मर गए और भारतीय जनता पार्टी के लोग किसान के मुद्दे पर उनसे नवार्ता कर रहे हैं और इतने अहम में हैं कि नवीन जी एक सेकंड जाएगा नहीं, इनको किसानों से वोट नहीं लेना है। और एक न बात करके और ये जो किसानों का अपमान करते हैं कि किसान जो है उग्रवादी है, किसान जो है आतंकवादी है। सर मैं दोनों की बात नहीं सुन पा रहा हूं। तो इस तरीके एक सेकंड देखिए, हम वापस पंचायत पर आते हैं क्योंकि अब जो मुद्दे हैं वो क्या रहने वाले हैं वो तो आप सभी ने देख लिया, लेकिन परिवारवाद का मुद्दा यहाँ पर अहम रहने वाला है, ऐसा लग रहा है पंचायत के चुनावों में। लेकिन बीजेपी का इस मैदान में उतरना, के विक्रम राव साहब, ये
जैसा हम लगातार कह रहे हैं, कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम तो करेगा ही करेगा, लेकिन बीजेपी अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करेगी। एक आखिरी सवाल मेरा यह है, विपक्ष इस चुनौती से कैसे निपट सकता है? जी, मेरा यही सवाल का जवाब मैं देना चाह रहा था। विपक्ष को एक तो अपने चरित्र को, चाल को सुधारना पड़ेगा। तुलना की प्रतियोगिता करेंगे चुनाव में तो उन्हें ऐसी कोई भी हरकत या बात नहीं करनी चाहिए जिसमें 19 पड़ जाए और बीजेपी 20 पड़ जाए। ये तो उनका प्रयास होगा। लेकिन मेरा एक प्रश्न इन सारे दिग्गज प्रवक्ताओं में, इन ज्ञानी लोग जो बैठे हैं आपके साथ है, एक बात जो इंदिरा गांधी ने मेरे सवाल के जवाब में दी थी, वहां तक मैं ढूंढ नहीं पाया उसका 40 साल में। क्या एक व्यक्ति को राजनीति में हिस्सेदारी न दी जाए, उसको चुनाव न लड़ने दिया जाए सिर्फ इसलिए वो किसी राजनेता का भाई बहन या दोस्त है? क्यों? इंदिरा गांधी मैंने पूछा था कि प्रधानमंत्री के बेटे को मारुति के लिए लोन देना जरूरी है, उन्होंने जवाब दिया था प्रधानमंत्री का बेटा, इसमें लोन न मिलना चाहिए उसको। सवाल का जवाब सवाल था। यही बात पूछेगी अगर कोई दुर्भाग्य से किसी राजनेता का रिश्तेदार रहा, आप उसे दंडित करेंगे, टिकट नहीं देंगे? कभी गौर किया इस बात में आपने? समानता की बात हो रही है। बिल्कुल सर, आपने जिस घटना का जिक्र किया है उस घटना की हम एक थोड़ी छोटी सी जानकारी दे देते हैं। मारुति फैक्ट्री जब बननी शुरू हुई थी, मारुति कार, उस दौरान ऐसा ही कुछ हुआ था और उस दौरान अभी की जो अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, वो भी जब उनका नाम उस लिस्ट में या उस कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया गया था तो भी वो नाराज हुई थी। ये कई लेखकों ने अपनी किताब में इसका जिक्र किया है। वक्त नहीं है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का खास चर्चा करने के लिए। सबसे अहम बात यही है कि परिवारवाद पर बीजेपी ने प्रहार करने का प्लान बनाया है और इसी के चलते वो पंचायत चुनाव में जीत का दम भी भर रही है। देखना होगा आगे चलकर पंचायत चुनाव के दौरान किस तरह का सियासी माहौल खड़ा होता है। एक छोटा सा